अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चॉसर। हमारी वीडियो का मकसद ये होगा कि जो पहले दो कैरेक्टर हैं, नाइट और स्क्वायर का कैरेक्टर है, उनकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दी जाए और ओरिजिनल टेक्स्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना किए बगैर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बुनियादी तौर पर कहानी है या मेमोरीज़ हैं कुछ कैरेक्टर्स की जिनको चौसर ने बड़ी डीपली ऑब्ज़र्व किया और उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद उनकी आदत और उनकी जो हैबिट्स हैं उनको उसने पिन कर दिया पेपर के ऊपर और अपनी याददाश्तें लिख दी। हमारे जो राइटर हैं जॉफ्री चौसर, वो पैदा हुए 1343 में। इन्हें राइटली फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है क्योंकि द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जो वर्क है इसे समझा जाता है कि ये इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही पहला या प्राइमरी वर्क है। इसी बुनियाद पर चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। अब चौसर ने किया क्या था, चौसर क्यों प्रोलिफिक था? प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल बेसिकली मेडिवल टाइम्स में लिखा गया जब मेडिवल ग्लोरी अपने उरूज पर थी और उस ज़माने में जो दो लैंग्वेजेस लाइवरी लैंग्वेज कंसीडर की जाती थी वो एक लैटिन लैंग्वेज थी और दूसरी फ्रेंच लैंग्वेज थी। इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं उसे हासिल हुई थी और वो एवोल्यूशनरी स्टेजेस के अंदर थी। लेकिन चौसर ने क्या किया कि इंग्लिश का जो स्टेटस है उसे हाई पेडेस्टल पर प्लेस करने के लिए मिडल इंग्लिश जो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया। उसने जो वर्नैकुलर इस्तेमाल किया, जो लहजा इस्तेमाल किया, जो वोकैबुलरी इस्तेमाल की वो मिडल इंग्लिश थी। वो मॉडर्न इंग्लिश जो आज की इंग्लिश है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट को स्टडी करना शुरू करेंगे, उसे लाइन बाय लाइन देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका जो फ़र्क है आजकल की मॉडर्न इंग्लिश से वो इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी है, इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, तीन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि डिफरेंस है मॉडर्न और मिडल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम इन दो जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं या प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ प्री रेक्विजिट चीज़ें देख लेते हैं। उसके लिए एज ऑफ चौसर का हमें पता होना ज़रूरी है। अब चौसर एज क्या थी? बुनियादी तौर पर चौसर एज जो थी वो मेडिवियल ग्लोरी जो थी उसको पर्सोनिफाई करती है। यानी जो चौसर एज थी उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था। चर्च का इंस्टीट्यूशन डोमिनेंट था लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ईवल्स एंड इल्स थी। यानी चर्च का जो इंस्टीट्यूशन था वो करप्ट था। जो उससे रिलेटेड लोग थे, जो मजहबी फिगर्स थी, जो रिलीजियस पर्सनालिटी थी या एक्लेस्टिकल क्लास थी, वो बहुत ज़्यादा करप्ट थी। उनका मिलान था या जहन था वो मजहबी अकायद या मज़हब की तरफ नहीं था, रिलीजन की तरफ नहीं था। वो दुनियावी काम या वर्ल्डली अफेयर में इंडल्ज रहते थे और मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते थे। उसके अलावा अगर एक्लेस्टिकल क्लास को छोड़कर आम लोगों की बात की जाए तो आम लोग भी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे। उस ज़माने में दुनिया में बहुत कत्लो गारत गरी और माशरे में हो रही थी लेकिन हर किसी को अपनी पड़ी हुई थी और दूसरे किसी की फ़िक्र नहीं थी। जैसे कि आप प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में देख सकते हैं कि जो मॉन्क का करैक्टर है वो आपके सामने आपको जाहिर करता है कि कितने ज़्यादा ख़राब हालात थे सोसाइटी के अंदर इन टर्म्स ऑफ एक्लेस्टिकल क्लास। और उसके अलावा जो प्रायरस का करैक्टर है वो भी आपको बता देता है। लेकिन हालात इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं थे। अगर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते तो चौसर कभी भी जो नाइट का करैक्टर है उसे इंट्रोड्यूस ना कराते, जिसको इन्होंने आइडियलिस्टिकली डिपिक्ट किया अपने इस वर्क के अंदर। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि चर्च डोमिनेंट था और चर्च ने क्रिश्चियनिटी से चर्चियनिटी बना दिया। उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। जो मज़हब से रिलेटेड लोग थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे, मज़हब को इस्तेमाल करते थे अपने पर्सनल मकासद के लिए और वो उनका डीपली कोई मज़हब से कनेक्शन नहीं था। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि जब चौसर ने अपने तमाम कैरेक्टर्स को लिखा और उन कैरेक्टर्स के थ्रू माशरे की इल्स एंड ईवल्स को आइडेंटिफाई करा दिया तो माशरे के अंदर जो पढ़े लिखे लोग थे, जो सोच रखने वाले लोग थे, उनके अंदर एक फीलिंग पैदा हुई रिवोल्ट की अगेंस्ट द रिलीजियस क्लास और जो नॉर्म्स थी सोसाइटी की, जो सो कॉल्ड नॉर्म्स थी, जो सो कॉल्ड इश्यूज चल रहे थे उसके खिलाफ, और एक पूरे सिस्टम में एरप्शन डेवलप हो गई और अल्टीमेटली रेनेसा का वजूद आया जिसे रीबर्थ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो चौसर का वर्क था द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स ये बुनियादी तौर पर रेनेसा यानी रिवाइवल ऑफ नॉलेज की वजह बना और उसी की वजह से
जो इंग्लिश सोसाइटी थी उसके अंदर रेनेसां का वजूद अमल में आया, और जो माशरे की इल्स एंड ईवल्स हैं उससे जो लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं थे, तंग आ चुके थे, उन्होंने एक करप्शन की और एहतजाजन उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए। और आज की जो इंग्लिश सोसाइटी है उसमें और जो मेडिवल टाइम की सोसाइटी है उसके अंदर आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। वो चौसर की वजह से था और चौसर की वजह से ही रेनेसां आया। तो जो सबसे पहला करैक्टर है हमारे पास वो करैक्टर है नाइट का। अब नाइट बुनियादी तौर पर एक सोल्जर होता है जो कि मिलिट्री सर्विसेज परफॉर्म करता है अपने लॉर्ड्स के लिए। अब नाइट का करैक्टर जो है वो चौसर ने एक्सप्लेन किया, वो बड़ा आइडियलिस्टिक करैक्टर उसने पोर्ट्रे किया। यानी चौसर ने जो एक वाहिद करैक्टर है कि जिसकी डिपिक्शन आइडियलिज्म के थ्रू की, वो नाइट का करैक्टर है। ये है चौसर की करैक्टराइजेशन का कमाल। अब देखते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ के इस टेक्स्ट में हमें क्या बताया गया है। अ नाइट देयर वॉज एंड दैट अ वर्दी मैन, कि एक नाइट वहाँ पर मौजूद था, यानी कि एक सोल्जर था जो कि मिलिट्री सर्विसेज परफॉर्म करता था, वो वहाँ पर था। एंड दैट अ वर्दी मैन, और वो बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ वाला आदमी था, वर्दी था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ थी। दैट फ्रॉम द टाइम दैट ही फर्स्ट बिगैन, फ्रॉम द टाइम ही फर्स्ट बिगैन, यानी वो वर्दी था, उसके अंदर क्वालिटीज़ बहुत ही पुराने टाइम से मौजूद थी। टू रेडन आउट ही लव शिवेलरी, टू रेडन आउट यानी वो बहुत ज़्यादा अच्छा राइडर था। अब क्योंकि उसका ताल्लुक मिलिट्री से था तो उसे लाजमी बात है कि घुड़सवारी का फ़न तो आता होगा, तो वो बहुत अच्छा राइडर था क्योंकि वो जंगें लड़ता होता था। ही लव्ड शिवेलरी, यानी उसे दलेरी पसंद थी, उसे ब्रेवरी पसंद थी, वो बहुत ज़्यादा बहादुर था, उसका करैक्टर बहुत मजबूत था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा करिश थी, वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सपीडिशन में लड़ता होता था। तो ये चौसर ने बहुत ही ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसने ये करैक्टर निकाला नाइट का। ट्रूथ एंड ऑनर, फ्रीडम एंड कर्टसी। अब 4 क्वालिटीज़ जो नाइट है चौसर का उसके अंदर है। ट्रूथ यानी वो सच बोलता है, एंड ऑनर उसके अंदर इज़्ज़त है, गैरत है, फ्रीडम वो आज़ादी पर बिलीव रखता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बिलीव रखता है, फ्रीडम ऑफ थॉट पे बिलीव रखता है, एंड कर्टिसी और वो कर्टियस है, दूसरे को इज्जत देना चाहता है। यानी एक तो वो बहुत अच्छा राइडर है, चौसर कहते हैं, वो दलेर है, वो सच्चा है, वो इज्जत देता है, इज्जत करता है, और उसके अंदर आज़ाद पसंदाना सोच है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फुल वर्दी वॉज ही इन हिज लॉर्ड्स वर्ड। अब यहाँ पे चौसर कहना चाहते हैं कि जो उसका लॉर्ड था, यानी जो उसका मालिक था, वो उसको जो टास्क देता था मिलिटरीली, उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता था और उसकी परफॉर्मेंस हमेशा ज़बरदस्त होती थी और वो तन मन धन की बाजी लगा देता होता था। एंड देयरटो हैड ही रिडन नो मैन फ्री। अभी यहाँ पर उसकी स्किलफुल होने का जिक्र आ रहा है कि कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो उसकी राइडिंग की क्वालिटी है, जो वो राइड करता है घोड़ा, उसके बराबर जा सके। यानी वो इतना अच्छा राइडर था कि वो धूप हो, बारिश हो, ख़िज़ां हो, जो भी मौसम हो, उसमें कोई बंदा उसको उसकी स्किल में आगे नहीं हो सकता था। एज वेल इन क्रिश्चियनडम एज इन हैथनीस, ठीक है। अब उसने बहुत सारी जंगें भी लड़ी, वो जंगें उसने कहाँ कहाँ लड़ी, पूरी दुनिया में लड़ी, सिर्फ और सिर्फ उन ममालिक में या उन टेरिटरीज़ में नहीं लड़ी कि जहाँ पर क्रिश्चियनिटी होती थी। एज इन हैथनीस के नॉन क्रिश्चियन जो टेरिटरीज़ थी और क्रिश्चियन टेरिटरीज थी, उसमें भी उसने जंगें लड़ी। यानी अगर देखा जाए जो चौसर का नाइट्स था वो मजहबी तो था ही, लेकिन उसके अंदर अपने लॉर्ड की तरफ ज़्यादा तवज्जो थी और उसके वो अहकामात को ज़्यादा मानने की कोशिश करता था देन उसके जो रिलीजियस उसके अहकामात थे, क्योंकि वो क्रिश्चियन टेरिटरी में लड़ता था और वो नॉन क्रिश्चियन टेरिटरीज़ में भी फाइट करता होता था। एंड एवर ऑनर्ड फॉर हिज वर्दीनेस, और उसे हमेशा ऑनर किया जाता था क्योंकि उसकी ब्रेवरी इतनी अच्छी थी कि उसे हमेशा जो उसका लॉर्ड था, जो उसका मालिक था, उसका बादशाह था, जो उसको काम देता था, वो हमेशा इसे ऑनर करता होता था। एट अलेक्जेंड्रिया ही वाज व्हेन इट वाज वन, जब अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो थी उसको उस पर कब्ज़ा किया तो वो वहाँ पर मौजूद था। ये बहुत ही खूबसूरत यूज़ किया गया है रेफरेंस का, इंग्लिश लिटरेचर में रेफरेंसिंग भी की जाती है कि जब माजी की किसी भी वाक़े से या किसी भी चीज़ से को रेफ़र किया जाए तो ये बड़ा खूबसूरत एल्यूजन आता है, इसको कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में। फुल ऑफन टाइम ही हैड द बोर्ड बिगन,
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे चौसर ने जो नाइट है उसके लीडरशिप पोटेंशियल की बात की है कि जो नाइट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप पोटेंशियल है, क्योंकि वो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस थी उनका इफ्तिताह करता होता था, उनमें बात करता होता था और उनके अंदर अपना व्यू पॉइंट देता होता था, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप पोटेंशियल था और उसने लीड वो कर भी रहा था और उसने मज़ीद आगे लीड करना था। अबव ऑल नेशियस इन प्रूस, जब तमाम नेशंस जो थी प्रशिया में इकट्ठी होती थी तो वो कॉन्फ्रेंसिस को लीड करता होता था। फुल ऑफन टाइम ही हैड द बोर्ड बिगन अबव ऑल नेशियस इन प्रूस, इन लेटो हैड ही रीच्ड एंड इन रूस नो क्रिश्चियन मैन सो ऑफन ऑफ हिज डिग्री। अब इसकी और मिलिट्री एक्सपीडिशन की बात है कि उसने रूस में भी बहुत सारी मिलिट्री एक्सपीडिशंस परफॉर्म की, लिथुआनिया में भी बहुत सारी मिलिट्री एक्सपीडिशंस परफॉर्म की और हमेशा वो अपना जिसको कहते हैं उसने अपना लोहा मनवाया और उसका जो लॉर्ड था उसकी वो जो थी उम्मीदें उनके ऊपर वो पूरा उतरा। नो क्रिश्चियन मैन सो ऑफन ऑफ हिज डिग्री, कोई भी अगर क्रिश्चियनडम के अंदर या जो क्रिश्चियंस टेरिटरी थी उसके अंदर कोई भी आदमी उसके बराबर का नहीं था। ये चौसर ने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बात की, यानी कि जो नाइट है उसको बहुत ज़्यादा हाईली उसने रेट कर दिया और चौसर की ये डीप ऑब्जर्वेशन थी कि उसने देखा कि इसका जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कोई भी ऑर्डिनरी आदमी नाइट के करीब नहीं आ सकता। इन ग्रेनाडे एट द सीज ईक हैड ही बी, जब सीज ऑफ ग्रेनाडा थी तो वो वहाँ पर मौजूद था और इसकी मिलिट्री एक्सपेडिशन आई। ऑफ अलजायर एंड रेडन इन बेलमरी, वो अलजायर और बेलमरी में भी मौजूद था, जो मराकश की या मोरक्को की टेरिटरीज हैं वहाँ पर वो मौजूद था। एट लेज वाज ही एंड एट सटालिया, वो सटालिया यानी टर्किश जो टेरिटरी है वहाँ पर मौजूद था लेज, और इसके अलावा जो बहुत सारी टेरिटरीज थी वहाँ पर उसने जो जो एक्सपेडिशंस हुई उसने उसके अंदर परफॉर्म किया। और दे वर वन एंड इन द ग्रेट सी, जब ग्रेट सी मेडिट्रेनियन सी जिसको कहते हैं कि उसके अंदर भी या उसके इर्द गिर्द जब कोई टेरिटरी के अंदर जब कोई जंग हुई तो वो वहाँ पर भी मौजूद था और जब वहाँ पर जंग जीती गई तो वो भी उसके अंदर शामिल था। एट मैनी अ नोबल आर्मी हैड ही भी, वो बहुत सारी जंगें हैं कि जिसने उसमें हिस्सा लिया और बहुत सारी नोबल आर्मीज़ थी जिसके साथ उसने साथ दिया। एट मॉर्टल बैटल्स हैड ही बीन 15, यानी बहुत ज़्यादा फेटल उसने जंगें भी लड़ी कि जिसमें उसे अपनी जान का भी ख़तरा पड़ना था, क्योंकि जंग जब इंसान करता है तो उसके अंदर जो प्राइमरी चीज़ होती है कि उसने अपनी जान की बाजी लगानी होती है कि किसी भी टाइम जो उसका मकसद है उसे अचीव करने के लिए उसे अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ता है। तो जो चौसर का नाइट है उसने ऐसी जो मॉर्टल बैटल थी कि जहाँ पर उसकी ज़िंदगी ख़तरे में थी वो 15 उसने जंगें लड़ी। अब आगे देखते हैं। एंड 14 फॉर आवर फेथ एट ट्रेमिसीर, लेकिन बैटल्स लड़ी वो अपने फेथ यानी अपने रिलीजन के खातिर लड़ी ट्रेमिसीन। अब यहाँ देखें कि चौसर ने नाइट का जो डीप लव है इस लाइन में वो एक्सप्रेस किया है वर्ड्स इज रिलीजन। लेकिन अगर पिछली जो आप टेक्स्ट के अंदर देखें तो वहाँ देखें कि उसने नॉन क्रिश्चियन टेरिटरीज़ में भी जंग लड़ी। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि आया चौसर ने नॉन क्रिश्चियन टेरिटरी में नॉन क्रिश्चियंस के लिए जंग लड़ी, वो एक पॉइंट है। अगर उसने नॉन क्रिश्चियंस के लिए जंग लड़ी तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वो अपने फेथ के लिए लड़ता था, तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई है चौसर की राइटिंग में, यानी ये डिफेक्ट है चौसर के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का कि एक जगह वो और बात कर रहा है कि जो नाइट है उसने नॉन क्रिश्चियंस के लिए भी जंगें लड़ी और यहाँ पर कह रहा है कि वो इतना ज़्यादा अपने मज़हब के करीब था कि उसने अपने फेथ के लिए तक लड़ी, तो ये डिफेक्ट आ गया। दूसरी तरफ अगर हम देखें इसको तो ये भी हो सकता है कि जो चौसर का नाइट है वो थोड़ा सा लिबरल है, यानी वो अपने लॉर्ड के लिए सब कुछ कर सकता है, उसके लिए सबसे पहले लॉर्ड के अहकामात हैं और उसके बाद दूसरी कोई चीज़ है। इन लास्ट थ्रीज एंड हिज स्लाइन हिज फू, अब कुछ बैटल्स ऐसी हुई कि जिसके अंदर उसने अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, जिच किया और उसे ज़ख्मी किया। ठीक है, जो लास्ट 3 बैटल्स ऐसी हुई कि जिसने अंदर उसने अपने जो उसका दुश्मन था उसे उसने ज़ख्मी भी कर दिया। दिस इल्क वर्दी नाइट हैड बिन आल्सो, अब जो नाइट है यहाँ पे फिर उसकी तारीफ़ की गई कि वो बहुत ज़्यादा वर्दी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, शिवलरस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं और वर्दी है वो। Sometime with the Lord of Palate, again another Hathan in Turkey.
अब इसको देख लें कि जो तुर्की के अंदर सेल्जुक किंग था उसके ख़िलाफ़ जो उसका लॉर्ड था वो उसको लाउंच करता होता था, जो कि पैगन था। उसमें क्या करता होता था, एंड इवन मोर ही हैड अ सॉवरन प्रेज एंड थॉट्स दैट ही वॉज वर्दी ही वॉज वेज। अब देखें कोर क्वालिटी आ गई कि ना वो सिर्फ वर्दी था बल्कि वो बहुत ज़्यादा वाइज भी था। उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी थी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, वो जानता था हर एक चीज़ के बारे में, और उसके अंदर जो पर्सनैलिटी थी वो एक मल्टी डायमेंशनल किस्म की पर्सनैलिटी थी। एंड ऑफ स्पॉट एज मीक इज़ अम्बिडे। अगर हम उसके एटीट्यूड को देखें, चौसर की डीप ऑब्जर्वेशन जहाँ से आ गई है, ये इंडिविजुअल करेक्टर है और ये टाइप करेक्टर है चौसर की, वो जो नाइट का करेक्टर उसमें, कि जो उसका एटीट्यूड था वो एक नौजवान औरत की तरह था, यानी वो शर्मीला था। ही नेवर येट नो विलियंस नो सेट, यानी वो कभी भी फजूल बात या बुरी या वल्गर बात नहीं करता था, हमेशा अच्छी नपी तुली बातें करता होता था। इन ऑल इज़ लाइफ ऑन टू नो मैनर वेट, उसने तमाम ज़िंदगी कोई मिसबिहेव नहीं किया और हमेशा अच्छे से रहा। ही वॉज़ वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था और बहुत ज़्यादा जेंटल नाइट्स था। उसकी जो ज़िंदगी थी माजी शफाफ थे। बट फॉर टेलन जो ऑफ हिज हैरे हिज हॉर्स वॉज गुड बट ही वॉज नॉट के। अगर हम उसके आपको उसके ड्रेस के बारे में बताएं या उसकी चाल ढलन के बारे में बताएं, तो जो उसके हॉर्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसने उनको डेकोरेट नहीं किया हुआ था, यानी बहुत डिसेंसी के साथ वो चलता था हर चीज़ के अंदर। ऑफ फ्यूस्टन ही वर्ड अ जपोन, यानी इसमें एक चोगा टाइप चीज़ पहनी थी जो एक मटेरियल से फ्यूस्टन कहा जाता है उससे बनी हुई थी। एल बिस्मोथर्ड विद इज हेबरगॉन, और उसने उसे अपनी ज़रा के अंदर छुपाया हुआ था। फॉर ही वॉज लेट यू कम फ्रॉम हिज वेज एंड वेंट ऑन टू डन हिज पिलग्रिमेज। अब ये था कि वो अभी एक बहरी सफ़र से आया था और वो जा रहा था पिलग्रिमेज यानी हॉली सफ़र करने के लिए, यानी अपनी हॉली साइट्स को विज़िट करने के लिए। दैट शोज हिज डीप लव फॉर हिज रिलीजन। नेक्स्ट करेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास जो है वो नाइट का ही बेटा है, जिसे कहते हैं स्क्वायर का करेक्टर। अब नाइट और स्क्वायर के करेक्टर को साइड बाय साइड चौसर ने डिस्कस किया, लेकिन बाप की क्वालिटीज़ बेटे के अंदर उस लेवल की नहीं है, और बेटे के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो 360 डिग्री चेंज हैं बाप के साथ। अब इसके अंदर देख लेते हैं हम। विद हिम देयर वॉज हिज सन अ यंग स्क्वायर। अब उसके साथ उसका बेटा भी था जो कि एक नौजवान स्क्वायर था। ठीक है, जो करेक्टर है हमारे पास वो स्क्वायर का करेक्टर है, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि नाइट का बेटा था, नौजवान था। अ लवर एंड लस्टी बैचलर। अब जो कि हम जानते हैं कि जो स्क्वायर है वो एक नौजवान करेक्टर है, नाइट का बेटा है, तो लाजमी बात है कि नौजवानी की वजह से उसके अंदर बहुत सारी ईवल्स एंड इल्स हैं। वो स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ था। वो एक लवर था, यानी वो दिल फेंक किस्म का इंसान था, और लस्टी बैचलर था, यानी उसकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशंस थी वो ठीक नहीं थी। उसके रिलेशंस थे बहुत सारी ख़वातीन के साथ, और इसी में ही वो सारा दिन और सारी रात मगन रहता था, और टुवर्ड्स लाइफ जो उसका व्यू पॉइंट था वो इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं था, यानी वो इमेच्योर किस्म का करेक्टर चौसर ने उसको यहाँ पर जाहिर किया। इससे चौसर ने जो मेडिवल टाइम की जो नौजवान नस्ल थी उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि जो नौजवान नस्ल थी उसकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशंस थी ठीक नहीं थी, उसका जो टुवर्ड्स फ्यूचर उसके गोल्स थे वो डिफाइन नहीं थे, इसीलिए वो लस्टफुल बिहेवियर के अंदर स्क्वायर पड़ा रहता था और नौजवान नस्ल मेडिवल टाइम्स की पड़ी रहती थी। विद लुक्स कर्ल्ड एज दे वर लेड इन प्रेस। अब उसके जो बाल थे वो इतने ज़्यादा करली हुए थे कि ऐसे महसूस होता था कि किसी मशीन की मदद से उन्हें प्रेस किया गया है और उन्हें मोल्ड करके ऐसे बनाया हुआ है, वो नेचुरल बाल उसके नहीं लगते थे। ऑफ 20 ईयर्स ऑफ एज ही वाज आई गेस, यानी वो 20 साल का था। चौसर कहते हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक बहुत यंग करेक्टर था। ऑफ स्ट्रेचर ही वॉज ऑफ इवन लेंथ, यानी उसका जो कद काठ था वो दरमियाना था, ना बहुत ज़्यादा बड़ा और ना बहुत ज़्यादा छोटा, उसको दरमियानी कदो कामत का मालिक कहा गया चौसर की तरफ से। एंड वंडरली डिलीवर एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी उसके अंदर स्ट्रेंथ ताकत बहुत ज़्यादा थी और डिलीवर वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर लेता होता था, उसके अंदर जोश और वलवला बहुत ज़्यादा था। एंड ही हैड बीन सम टाइम इन चिवची। अब देखें जो बाप का करेक्टर था शिवलरी का वो थोड़ा बहुत उसके अंदर मुंतकिल तो हुआ, लेकिन उसने
उसको सुला दिया। यानी वो समटाइम्स ब्रेवरी के कामों में हिस्सा लिया करता था, समटाइम्स जो एक्सपेडिशंस थी वो परफॉर्म करने की कोशिश किया करता था, लेकिन वो जो उसका वालिद था नाइट, वो उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाता था। इन फ्लांड्रस, इन एरट्रॉयज़ एंड इन पिकार्डी। अब जो उसकी मुख्तलिफ टेरिटरीज़ के अंदर परफॉर्मेंस थी उसको हेल किया गया कि फ्लांड्रस में उसने एक्सपेडिशंस परफॉर्म की, आर्टॉयज़ में और पिकार्डी 3 टेरिटरीज़ थे कि वहाँ उसने एक्सपेडिशंस को परफॉर्म किया। एंड बॉर्न हिम वेल सो ऑफ लिटिल स्पेस इन होप टू स्टॉलन इन हिज लेडी ग्रेस। अब वो करता क्या था कि जो उसकी मिस्ट्रेस थी जिसके साथ उसका सेक्सुअल रिलेशंस था, उसको वो हमेशा जीतने के चक्कर में रहता था और उसी की तरफ उसकी तवज्जो 24 घंटे रहती थी। उसके अलावा उसके माइंड के ऊपर दूसरी या तीसरी चीज़ नहीं होती थी। यानी जो नौजवान नस्ल थी मेडिवल टाइम के अंदर, उसका मेन मोटिव सिर्फ यही होता था कि अपनी लेडी ग्रेस का जो हार्ट है वो विन कर ले। एम्ब्रॉयडर्ड वाज ही एज इट वर अ मीट, कि उसका जो ड्रेस था वो इतना ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ था कि ऐसे महसूस होता था कि वो कोई पास्चर या बाग है। यानी उसकी बड़ी शोई किस्म की ड्रेसेस थी, प्रेटेंटिशियस किस्म की ड्रेसिंग थी। नाइट की तरह उसकी ड्रेसिंग जो थी वो डिसेंट नहीं थी। जो नाइट और कैरेक्टर है स्क्वायर का, उसका कंपैरिजन आपके पास अगर आ जाए या कंट्रास्ट आ जाए तो बहुत सारे पॉइंट है, क्रिटिकली आप उनको एवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स वाइट एंड रेड। अब उसकी ड्रेसिंग जो थी वो ऐसे लगती थी कि जैसे एक बाग है जिसके अंदर जो फ्रेश फ्लावर्स हैं, जिसके अंदर वाइट कलर भी है, रेड कलर भी है। यानी बहुत ही ज़्यादा फजूल किस्म की वो ड्रेसिंग करता होता था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो उसका लेडी लव है उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और उसको मज़ीद ये दिखा सके कि वो उसके लिए ही सब कुछ कर रहा है और उसकी ज़िंदगी का मकसद ही उसका दिल जीतना है। सिंगिंग ही वाज एंड फ्लर्टिंग ऑल द डे, यानी वो तमाम दिन जो सिंगिंग करता रहता था और फ्लूट प्ले करता होता था। अब म्यूज़िकल क्वालिटी स्क्वायर की आ गई है। स्क्वायर जो था वो थोड़ा सा म्यूज़िक की तरफ उसका मिलान ज़्यादा था। मिलिट्री ड्यूटी जो उसका वालिद परफॉर्म करता था उसको परफॉर्म करने के अलावा उसने एक सिंगिंग को इंतखाब किया और फ्लूटिंग का। यानी वो बहुत ज़्यादा मेहनती करैक्टर नहीं था, वो फजूल ईवल्स और इल्स में पड़ा रहता था कि माशरे के अंदर जो कुछ हो रहा था या उसके अपने जो इश्यूज़ थे उनकी तरफ उसका फोकस नहीं था, बल्कि वो सारा दिन सिंगिंग करता रहता था और फ्लूट प्ले करता रहता था ताकि वो मज़ीद जिसको कहते हैं औरतों की तरफ अट्रैक्ट हो और उन्हें भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ही वॉज एज़ फ्रेश एज इज़ द मंथ ऑफ मई, यानी वो मई के महीने की तरह फ्रेश था, वो यंग था, वो एनर्जेटिक था। लेकिन यंग और एनर्जेटिक होने के अलावा वो एंथुजियास्टिक था, लेकिन उसका एंथुजियाज़म स्ट्रीमलाइन नहीं था। उसका जो एंथुजियाज़म था वो गलत चीज़ों के अंदर इस्तेमाल हो रहा था और उसकी वजह से उसको भी नुकसान हो रहा था और इन रिटर्न जो सोसाइटी के अंदर ईवल और इल्स का रेशो था वो भी बढ़ता जा रहा था। शॉर्ट वॉज हिज गाउन विथ स्लीव्स लॉन्ग एंड वाइड। अब उसकी ड्रेसिंग की बात की जाती है कि वो एक गाउन पहने हुआ था। उसका गाउन था जो वो शॉर्ट था विथ स्लीव्स लॉन्ग एंड वाइड, लेकिन उसकी स्लीव्स थी जो आस्तीनें थी वो लंबी थी और वो फैली हुई थी। यानी उसने उन आस्तीनों को बटन नहीं किया हुआ था, उनको खोला हुआ था। यानी उसके अंदर एक फ्रीडम का आंसर आपको आता है। उसकी ड्रेसिंग क्या जाहिर करती है कि उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है कि वो ड्रेसिंग जिस किस्म की मर्जी करना चाहे वो करता था। वेल नाउड ही सिट ऑन हॉर्स एंड फेयर राइट। अब उसे पता था कि हॉर्स के ऊपर यानी घोड़े के ऊपर कैसे बैठना है और राइड उसे कैसे करना है। यानी वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस किस्म का राइडर था, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया है कि वो सम टाइम्स जो शिवेलरस एक्सपीडिशंस है उनके अंदर भी हिस्सा लेता रहा, लेकिन जो वो शिवेलरस एक्सपीडिशंस थी उनकी रेशो नाइट के मुकाबले में बहुत कम थी। तो नाइट का ऑफस्प्रिंग होने के वजह से उसे हॉर्स राइडिंग भी आती थी और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त राइडर था और वो घोड़े को सरपट दौड़ाना जानता होता था। ही नोड सॉन्ग्स मेक एंड वेल इन डाइट। अब उसके अंदर 2 क्वालिटीज़ और थी। वो एक तो वो गाने जिसको कहते हैं बहुत उसको आते थे, वो गाना सारा दिन गाता रहता था। पीछे हमने इसको डिस्कस कर लिया जिसमें हमने देखा कि सिंगिंग ही वाज और फ्लोटिंग ऑल द डे, ये बैक साइड पे आप लाइन देख सकते हैं। और वो गाने भी गाता होता था और वेल इन डाइट्स, यानी वो राइटर भी बहुत अच्छा था। उसके अंदर राइटिंग स्किल थी, यानी क्रिएटिविटी उसके अंदर थी। वो क्रिएशन करता होता था और क्रिएट करना चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानता होता था। जस्ट ईक डांस एंड वेल पोर्ट्रे एंड राइट,
यानी वो डांस भी बहुत अच्छा कर लेता होता था और वो राइटर भी बहुत अच्छा होता था। यानी सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी कि जो एक फ्री माइंड वाले इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होती हैं। यानी वो सिंगर बहुत अच्छा था, वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा था, वो डांसर बहुत अच्छा था, वो राइटर बहुत अच्छा था। So hot he loved that by nightel tale he slept no more than doth a nightingale। यानी वो जो अपनी लवर थी उसके साथ वो हमेशा फिजिकल रिलेशनशिप में रहता होता था हर शब को। और वो नाइटर टेल जो नाइटिंगल एक परिंदा है, सिर्फ और सिर्फ उसके पलक झपकने का जितना टाइम होता है वो उतना ही ज़्यादा सोता होता था। यानी वो रात सोते हुए गुजारता नहीं था बल्कि अपनी लस्टफुल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए अपनी रातें गुजारता होता था। कर्टियस ही वॉज लवली एंड सर्विसेबल। अब वो इसकी भी क्वालिटीज़ देखें, नाइट से मिलती जुलती हैं कि वो कर्टियस भी था, वो लवली भी था, वेलकमिंग भी था और सर्विसेबल, वो लोगों को अपनी सर्विसेज भी देता होता था, उनकी मदद भी करता होता था। तो अब जो स्क्वायर है चौसर का, वो टॉप टू बॉटम कोई बुरा करेक्टर नहीं था, उसके अंदर अच्छाई मौजूद थी, लेकिन जो उसकी अच्छाइयाँ थी वो नीचे दब चुकी थी क्योंकि उसकी बुराइयाँ बहुत ज़्यादा थी। एंड कार्व बिफन हिज फादर एट द टेबल। अब अपने बाप के साथ वो जो टेबल है उसके पास वो बैठा हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और जो चौसर के करेक्टर हैं जिसमें नाइट का करेक्टर है और जिसके अंदर स्क्वायर का करेक्टर है, उनको आज हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और डीपली उसको जो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको पढ़ने की कोशिश की। तो मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे जो कोई नया टॉपिक है जिसके आप ऊपर वीडियो चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उस टॉपिक के बारे में आप मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।